अध्यक्षता में आपको एक अलग ही दिखेगी। मैं मनोज जी का स्वागत करूंगा। क्योंकि दोनों भूमिकाओं में मैं फिट नहीं बैठ रहा हूँ, इसलिए अनुज अर्पण जी यहाँ कभी महोदय उपस्थित हैं। अर्पण कुमार जी, मेरा आग्रह है कि आप हमारे अतिथियों का स्वागत करें। अगले क्रम में वरिष्ठ लेखक श्री मुकेश वर्मा जी, जो वक्ता के तौर पर हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनके स्वागत का आग्रह है। हम सभी जानते हैं कि मुकेश जी एक उपन्यासकार और कथाकार हैं और बंगाली कथा के संपादक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगले वक्ता श्री बलराम जी, आप सभी जानते हैं कि आप पत्रकारिता और साहित्य दोनों की यात्रा कर रहे हैं, दोनों में आपका बराबर का दखल है। आपने नवभारत टाइम्स जैसे अखबार में अपनी सेवाएं दी, साहित्य दी है। और अगर मध्य प्रदेश से मैं आपका रिश्ता जोड़ना चाहूं तो इंदौर की मध्य भारत हिंदी सेवा समिति ने आपको सम्मानित किया है। यह हमारे मंच का गौरव है और हमारे मध्य प्रदेश का गौरव है। आप दिल्ली साहित्य अकादमी के सचिव भी रहे हैं। आदरणीय श्री बलराम जी के स्वागत का और श्री विनय उपाध्याय जी, आप सभी जानते हैं जिस समारोह में हम बैठे हैं उसमें आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप कला मर्मज्ञ हैं और उद्घोषणा के क्षेत्र में विनय जी का कोई सानी नहीं है। आप रंग संवाद जैसी पत्रिका का संपादन में जुटे हुए हैं और आज के इसमें हमारे साथ इस सत्र में बतौर वक्ता मौजूद हैं। मेरा आग्रह है मनोज जी के स्वागत के लिए। और मेरे साथ बैठे हैं मोहन सगोरिया जी, आप युवा कवि हैं, आज आप वक्ता के रूप में मौजूद है। युवा कहने में आपत्ति हो रही है लेकिन मैं युवा ही मान रहा हूँ। मोहन सगोरिया जी, और सभी जानते हैं मोहन सगोरिया एक अच्छे जाने माने कवि हैं। आप इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक की आपके लिए जो टैगोर विश्वविद्यालय की पत्रिका है उसमें संपादन सहयोग कर रहे हैं। मोहन जी के और कुणाल सिंह जी, आप मेरे बाद इस सत्र को आगे की तरफ लेकर के जाएंगे, इसके मॉडरेटर हैं, उनके स्वागत का आग्रह है। कुणाल जी कहानी, उपन्यास और फिल्म समीक्षा तीनों ही क्षेत्रों में समान रूप से दखल रखते हैं। आपका कहानी संग्रह सनातन बाबू का दाम्पत्य काफी चर्चा में रहा है। आप संपादन के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा हमारे अतिथि से कि हमारे कुणाल जी का स्मृति चिन्ह उत्तरी और साहित्य भेंट कर सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब जैसे मैं तो
मंडो जी आएंगे फिर आपको तकलीफ देंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जो ये सत्र है विश्व रंग की विश्व दृष्टि और पत्रिकाएं हैं, हमारे साथ जो आई टैगोर विश्वविद्यालय की चारों पत्रिकाएं हैं उनके संपादक या संपादन शाखा से जुड़े हुए लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। वे इस विषय पर अपनी बातचीत रखेंगे और इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे कुणाल सिंह जी बाकायदा मॉडरेटर के रूप में। मैं हमारे सभी सम्माननीय वक्ताओं से एक विनम्र आग्रह करूंगा कि चूंकि समय सीमा है तो कृपया 1 घंटे में हमें ये सत्र समाप्त करना है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपनी बात करें। और कुणाल जी से भी आग्रह होगा कि कृपया इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए अगली कार्रवाई शुरू करें। आदरणीय कुणाल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मुझे निर्देश मिला मैं तत्काल शुरू हो चुका हूँ। विश्वरंग की विश्व दृष्टि और पत्रिकाएं, एक छोटा सा संशोधन मैं कर दूं कि इसमें जैसा कि सर ने बताया सिर्फ रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय से निकलने वाली 4 पत्रिकाओं की ही चर्चा नहीं होगी, बल्कि अन्य जो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। जैसे इस सत्र की अध्यक्षता आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी कर रहे हैं और मनोज श्रीवास्तव जी अक्षरा जैसे समृद्ध पत्रिका के प्रधान संपादक हैं। हमारे पार्श्व में आदरणीय बलराम जी बैठे हुए हैं और बलराम जी साहित्य अकादमी की पत्रिका समकालीन भारतीय साहित्य के संपादक हैं। तो एक पूरा परिदृश्य को हम समेटेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विश्वरंग जो है वो साहित्य, शिक्षा, संस्कृति और भाषा के क्षेत्र में काम करने वाले रचनाकारों के बीच एक वैश्विक विमर्श की शुरुआत करने का एक उपक्रम और साहित्य के कारोबार से जुड़े हुए लोगों का को ये अच्छी तरह से वाकिफ होंगे वो कि पत्रिकाएं किसी भी मिशन को आगे बढ़ाने के क्रम में सबसे उपयोगी प्लेटफॉर्म हुआ करती है। ऐसे में रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय ने, वनमाली स्वयं पीठ ने अलग अलग प्रकृति की 4 पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू किया है। एक पत्रिका इलेक्ट्रॉनिकी आपके लिए विगत 35 सालों से निकलती है, मासिक पत्रिका है, विज्ञान की पत्रिका है और हिंदी में विज्ञान की मेरे ख्याल से अभी तक एकमात्र पत्रिका है जो 35 सालों से निरंतर मुसलसल निकलती प्रकाशित हो रही है। आदरणीय मोहन सगोरिया जी, जिन्हें युवा कहलाने में ऐतराज है लेकिन मैं कहूंगा युवा संपादक, उसके यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसी ही एक पत्रिका है रंग संवाद। आप रंग संवाद को अपने हाथों में लें और पहले ही आवरण से ही इसका मिजाज आप वाकिफ हो जाएंगे। साहित्य को समृद्ध करने वाली जो अन्य कलाएं हैं, संगीत है, फिल्म है, नाटक है, तमाम कलात्मक जो विधाएं हैं उन सबको बराबर स्पेस देती है पत्रिका। आदरणीय विनय उपाध्याय जी के संपादन में प्रकाशित होती है। आदरणीय मुकेश वर्मा जी बैठे हैं। वनमाली कथा नाम की पत्रिका अभी विगत फरवरी से हमने इनके प्रधान संपादकत्व में प्रकाशन उसका शुरू किया है, आरंभ किया है। और रंग संवाद की तरह, रंग संवाद के छोटे भाई छोटी बहन की तरह इस पत्रिका को 8वें 9वें अंक के प्रकाशन के भीतर ही राष्ट्रीय स्तर पर 2 पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, एक फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स द्वारा और एक बलराम जी हैं, समकालीन भारतीय साहित्य के संपादक हैं। इस पत्रिका, यह भी पत्रिका हमने इसलिए चुनी क्योंकि इस पत्रिका में न सिर्फ हिंदी बल्कि तमाम भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व बराबर रूप से होती है। अब मराठी में आज क्या रचा जा रहा है, उड़िया में आज क्या रचा जा रहा है, सिंधी में, डोगरी में, संताली में आज क्या रचा जा रहा है। अगर आपको एक पत्रिका कोई भारतीय परिदृश्य में देखा जाए तो कोई एक पत्रिका आपको बताती है तो वह समकालीन भारतीय साहित्य। तो आज बीइंग मॉडरेटर मेरी कोशिश होगी कि इतने बड़े फलक को हम 1 घंटे में समेट लें और इतने महानुभावों को भी सुन लें। सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा युवा संपादक मोहन सगोरिया जी से। विज्ञान पत्रिका इलेक्ट्रॉनिकी आपके लिए के संपादक हैं, आप अपनी बात रखें। विश्वरंग की विश्व दृष्टि और इलेक्ट्रॉनिकी आपके। आदरणीय सभा के अध्यक्ष मनोज जी, मुकेश वर्मा जी,
विनय उपाध्याय जी, प्रणाम भाई संग्राम जी और पधारे जी मेरे। विश्व रंग की विश्व दृष्टि और पत्रिकाएं, मैं संकेतों में या सूचनात्मक ढंग से अपनी बात कहूँगा। 5-7 मिनट मुझे लगता है कहना चाहिए, बहुत विद्वान व्यक्ति भी बैठे हैं यहाँ पे। विश्व रंग जब आयोजन हुआ तो मैं सोचता हूँ कि इसमें जो हमारी पत्रिका है इलेक्ट्रॉनिक ही आपके लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक ही तो 35 वर्षों से प्रकाशित हो रही है। विश्व रंग 4 वर्षों से, तो सीनियर या कहें कि ज़्यादा समय से इलेक्ट्रॉनिक ही काम कर रही है। लेकिन जब इसमें मर्ज हुई और इसमें समाहित हुई तो मुझे लगता है कि हमने 4 वर्षों में इस पत्रिका को वैश्विक दृष्टि से या वैश्विक कसौटी पर खड़ा उतरे ऐसा बनाने की कोशिश की है। आप सब जानते हैं कि 35 सालों से निकल रही है, 4000 इसके लेखक जो हैं जुड़े हुए हैं और 40,000 पाठक हैं। ऑनलाइन ये पत्रिका 1.5 लाख लोगों तक जाती है और पूरे विश्व में लगभग 1.5 लाख पाठक इसको पढ़ते हैं। अभी कुछ आंकड़े बढ़े हैं, मुझे लगता है 2 लाख तक पहुँचे हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक की पत्रिका है, इसको वैश्विक कैसे बनाएं। हम जानते हैं कि हिंदी में विज्ञान की पत्रिकाएं बहुत कम, एक तो आविष्कार या विज्ञान पत्रिका या इक्का दुक्का पत्रिकाएं हैं जो छप रही है। चुनौती यह है कि हिंदी में ही छापना है, क्योंकि हम हिंदी में ही अपना काम करते हैं। आईसेट का जो टैग लाइन है वो ये है कि हिंदी में विज्ञान का प्रसार प्रचार। इसी लाइन को लेकर हमने ये यात्रा भी शुरू की थी, 35 वर्षों से निरंतर चल रही है। फिर हमने सोचा कि विश्व भर में कितने ऐसे लोग हैं जो हिंदी पढ़ते लिखते हैं। तो एक हमने सर्वे किया और अमूमन हर देश में हमें, उसके आंकड़े भी मेरे पास है नहीं, हर देश में हमें लगभग ये मान लीजिए कि 10%, 20% लोग हैं। तो हमने पहले तो उन्हें जोड़ा, ऑनलाइन ही से ही हमने पत्रिका इसको भेजना शुरू किया। फिर हमने इस सर्वे में पाया कि इसको इलेक्ट्रॉनिकी को जो है वो हम भारतीय लेखक पर केंद्रीय रखते थे, उसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हिंदी में जो प्रकाशन है वो पहले तो हमने प्रवासी लेखकों को उससे जोड़ने का काम किया और फिर भारतीय लेखक जैसे हमारे जुड़ते थे या लिखते रहे, जयंत विष्णु नाडी करते हैं, यशपाल जी लिखते रहे, गुणाकर नोले, सुखदेव प्रसाद, काली शंकर, देवेंद्र मेवाड़ी, विनीता सिंघल, सुबोध महंती, अरविंद मिश्र, ये सब लिखते रहे। फिर उसके बाद हमने सोचा कि सिर्फ लेख से काम नहीं चलेगा, तो एक विज्ञान कथाओं का विधान जो विज्ञान लिखा है उस पर हमने काम शुरू किया। और हमने जो है विज्ञान कथाओं में मेरी डब्ल्यू शेरी, H.G. वेल्स, जूल्स वर्न, अलेक्जेंडर ड्यूमा, कारे चापेक, इनकी कहानियों पर काम शुरू किया, प्रकाशित किया। उसी की परिणति की विज्ञान कथा कोश जो 6 खंडों में है वो अभी पिछले वर्ष उसका विमोचन हुआ है। इस वर्ष अभी 7 तारीख को बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, उस पर विचार करने के लिए। अच्छा, इसके साथ ये हुआ कि हमने एक दृष्टि जब पढ़ना शुरू किया, एक दृष्टि बनी कि विश्व का जो साहित्य है उसमें भी विज्ञान आता है। तो अल्बेर कामू, एडिथा मोरिस और ओ हेनरी की कहानियाँ जो है, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ मिली जिन्हें हम विज्ञान कथा की श्रेणी में रखते हैं, रखना चाहिए। तो इस तरह से हमने एक वैश्विक वातावरण बनाने की कोशिश की इलेक्ट्रॉनिक आपके लिए के माध्यम से। हुआ ये कि वैश्विक विज्ञान पे तो हम विज्ञान कथाओं पे बात करते रहे, फिर जब जैसे जैसे विधाओं पे काम किया तो हमें कुछ विज्ञान कविताओं पर भी काम करने का मौका मिला। हिंदी में तो बहुत सारी कविताएं मिली। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक कविता लिखी प्लेग पर, उसके बाद निराला, उसके बाद पंत, सुमित्रानंद पंत जी का तो एक संग्रह ही है चिदम्बरा के नाम से, पूरा उसमें विज्ञान कविताएं हैं। आधा संग्रह लगभग विज्ञान कविताओं पर है।
एक कवि हुए हैं गिरजा कुमार माथुर, उनका एक कल्पांतर संग्रह जिसमें 27 कविता यंत्र मानव के नाम से छपी है। वो यंत्र मानव क्या है? वो आज का रोबोट है। तो तात्पर्य है कि विधाओं की आवाजाही भी विज्ञान में हो रही है। इसको सरल बनाने की एक चुनौती थी, उसको हमने ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद उसके प्रसारण और प्रकाशन में हमने काम किया। तो वो इस तरह से मुकम्मल काम हुआ कि वो वैश्विक मंच पर पहुंचा। तो ये छोटी छोटी बातें थी और इसके साथ जो है हमने ये कोशिश की है कि इलेक्ट्रॉनिकी जो है वो सरल से सरल बने। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि हमारा जो नेटवर्क है वो पूरा बच्चों पर ज़्यादा सीमित है और बच्चे ज़्यादा पाठक है इसके। तो हमने फिर एक कॉलम भी शुरू किया, विद्यार्थी कॉलम, और वो बच्चे यहाँ तक कि मतलब भारत के ही नहीं, बाहर के भी, बाहर देशों के भी बच्चे उसमें लिखते पढ़ते हैं। तो इस तरह से हमने एक दृष्टि बनाने की कोशिश की है अपनी प्राथमिकता के माध्यम से। तो मुझे आज के उसमें लग रहा था कि इलेक्ट्रॉनिकी की तरफ से कुछ बातें रखनी चाहिए। तो ये कुछ सूत्रों में, कुछ संकेतों में मैंने बात कही। मैं कुणाल भाई से आग्रह करता हूँ कि आगे इस कार्यक्रम को बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन सगोरिया जी ने पिछले वर्ष इसका ये हवाला कर दे रहे थे। विज्ञान कथा कोश हिंदी में साइंस फिक्शन की 6 खंडों में 6 वॉल्यूम्स में एक विज्ञान कथा कोश का इन्होंने प्रकाशन किया, आइजक ने प्रकाशन किया, जिसका संपादन सहयोग इनका था। और 4 खंडों में विज्ञान कविता कोश का भी संपादन मोहन सगोरिया कर रहे हैं। अब अगले वक्ता के रूप में मैं आदरणीय बलराम जी से आग्रह करूंगा कि विश्वरंग की विश्व दृष्टि को ध्यान में रखते हुए समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका के संदर्भ में अपनी बात रखें। आदरणीय बलराम। मित्रों, वक्ता के रूप में मैं एकदम असफल व्यक्ति हूँ, इसलिए जब बोलता हूँ लिख कर ही बोलता हूँ, इसलिए क्षमा करें। मैं 2 लाइन लिख के लाया हूँ। अध्यक्षीय आसन पर विराजमान मनोज श्रीवास्तव, मुकेश जी, मंजरोई, आप तो आए नहीं, विनय जी, मोहन जी और कुणाल तथा सामने बैठे साथियों, जिनमें बहुत सारे मेरे परिचित हैं और बहुत सारे लोगों से पहली बार मुखातिब हो। मित्रों, भारतीय संस्कृति वैश्विक मंच विश्व रंग तले देश और दुनिया की अनेक संस्कृतियों और भाषाओं के प्रतिनिधि हम सब इस महोत्सव में मिल पा रहे हैं। इसके लिए मंच प्रणेता संतोष चौबे, सहयोगी लीलाधर मंडलोई और मुकेश वर्मा के प्रति आभार, और आभार आप सबका जिनसे हम अपनी बात कह रहे हैं। भोपाल को मैं भारत का हृदय मानता हूँ, जो भारत के मध्यवर्ती हिस्से में स्थित, इसकी सिराएं पूरे देश से जुड़ी है। साहित्य और संस्कृति के प्रति जिसकी नीति सर्व समावेशी ही हो सकती है, होती ही और कभी कभी नहीं होती। शायद इसलिए संतोष चौबे का विश्व रंग हमें सर्व समावेशी नजर आता है। उसने तो भारत के प्राचीन मंत्र वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ करने का सपना साकार करने का अभियान शुरू किया। हादसात को भी उन्होंने अपने इस अभियान में शामिल रखा। यह गौरव की बात है। गौरव की बात यह भी है कि 35-36 बरस पहले उन्होंने देश के लिए जरूरी जो साक्षरता अभियान शुरू किया था, लेखक के रूप में उससे भी मुझे जोड़ा था। और पिछले दिनों हिंदी का लगभग संपूर्ण कथादेश, हिंदी का सामने रखा, तो उसमें भी खाप साथ को जोड़ना जरूरी समझा। जोड़ना भूले नहीं, उसमें तो वे उन्हें भी नहीं भूले जो उन्हें भूले। बहरहाल मध्य प्रदेश ने ही देश को भारत भवन दिया।
इसी भारत भवन में लघु पत्रिकाओं के बड़े आयोजन में मनोज श्रीवास्तव ने एक सत्र का अध्यक्ष भी बनाया और आज इनकी ही अध्यक्षता में पत्रिकाओं को विश्व दृष्टि पर 2 शब्द कहने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए मैं आप सबका और इस संस्था का धन्यवाद। बोलने को बहुत है मित्रों, पत्रिकाएं भी बहुत सारी हैं और अगर सबको जोड़ूंगा तो समय बहुत लगेगा, इसलिए मैं सिर्फ उस पत्रिका तक खुद को केंद्रित कर रहा हूँ जिसे मैं इनको देखता हूँ। मित्रों, जिस पत्रिका से संबद्ध उसकी दृष्टि कहने को तो भारतीय है, पर वहां भी सारे संसार पर दृष्टि रहती है। इधर एर्ना को नोबेल पुरस्कार घोषित हुआ अभी, उधर हमारी पत्रिका के ताजे अंक में एर्ना के जीवन और साहित्य पर लेख आ गया। इस दृष्टि है जो हमारी रहती है, चाहे हम समकालीन भारतीय साहित्य हैं मगर विश्व पर नजर हम रखते हैं। हम तो पत्रिका का पहला लेख ही विश्व के किसी बड़े लेखक से सुनता। बड़े लेखक तो सचमुच बड़े ही होता है। सारे संसार के जीव मात्र पर जिस लेखक की दृष्टि नहीं टिकती वह बड़ा लेखक और बड़ा मनुष्य नहीं है। उदाहरण के लिए टोल्स्टॉय को ही लें, उनसे बड़ा लेखक किसे माने, और मनुष्य उनसे बड़ा मनुष्य भी किसे माने। टोल्स्टॉय ने जब युद्ध और शांति लिखा तो देश में मिली जुली प्रतिक्रियाएं हुई, लेकिन आज वो रूस ही नहीं विश्व के क्लासिक्स में पहली पांख में है, जिसमें रूस के जीवन चित्र और चरित्र तो बहुतायत में कहते हैं कि जितने कैरेक्टर उसमें हैं दुनिया के किसी और उपन्यास में नहीं। वह तत्कालीन रूस की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों का प्रामाणिक दस्तावेज है। यानी कोई बड़ी कृति बड़ी क्यों होती है ये वॉर एंड पीस बताती है, वही हमें दृष्टि भी देती है। इसलिए आज का जो सब्जेक्ट है मैं टोल्स्टॉय के जरिए ही बताने की कोशिश करूंगा। ऐसा ही हिंदी में एक उपन्यास अभी पिछले दिनों 10-20 साल हो कामतानाथ का काल करना, 2000 पेज का उपन्यास है, 4 खंडों में। हिंदी में अगर टोल्स्टॉय के वॉर एंड पीस के साथ रखने योग्य कोई भी उपन्यास, एक उपन्यास है तो वो काल कथा है, जिसके बारे में बहुत कम बात है। और काल कथा को बहुत चाहने के बावजूद एकेडमी अवार्ड नहीं मिला, भारती नहीं मिला, व्यास सम्मान नहीं मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। ये सारे पुरस्कार काल कथा के आगे छोटे हैं। आपको कभी मौका मिले तो 4 वॉल्यूम में है, देखिएगा जरूर। जैसे कामतानाथ को कुछ नहीं मिला, ऐसे ही टोल्स्टॉय को पहला नोबेल पुरस्कार मिलते मिलते रहे। जो बड़े लोग, बड़ी चीजें होती हैं, उनको अक्सर ऐसा होता है। और महात्मा गांधी और टोल्स्टॉय को नोबेल कमेटी ने पिछले दिनों उनके सेक्रेटरी ने एक बयान जारी किया, महात्मा गांधी और टोल्स्टॉय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला तो उससे वे लोग कम बड़े नहीं हो गए, लेकिन हमारी सूची छोटी हो गई। तो बड़ा लेखक, बड़ा आदमी सूचियों को छोटा किया करता है। हिंदी में काल कथा उसी तरह का। नोबेल पुरस्कार मिलते मिलते क्यों रहे वो पूछिए, जिसमें छिपा है टोल्स्टॉय लेखक तो बड़े माने जाते हैं, दुनिया के सबसे बड़े आदमी भी क्यों हैं, हम लेखकों में सबसे बड़े क्यों हैं, ये मैं आपको महात्मा गांधी का सत्य अहिंसा जो हमारे देश में आजादी की लड़ाई का हथियार बना,
टोल्स्टॉय ने पहले उसे रूस में लागू किया, अपने लोगों के बीच में लागू किया, और उसकी वजह से लूकाकोस एक संप्रदाय है जिसने सत्य अहिंसा अपना लिया, हथियार छोड़ दिए और फौज में जाने से अपने बच्चों को रोक दिया। जार नाराज हो गया और उसने 6000 लोगों को पकड़ के जेल में बंद दिया। टोल्स्टॉय ने कहा मेरी वजह से, मेरे सिद्धांतों की वजह से इतने लोग जेल में सड़ गए। उन्होंने जो अपनी रॉयल्टी फ्री किताबें थी उन पे वापस कहा मुझे रॉयल्टी दीजिए। रॉयल्टी हमारे यहाँ की तरह नहीं 1000-2000 वहाँ करोड़ों रुपए में टोल्स्टॉय को रॉयल्टी उनके उपन्यासों को मिला करती। उन्होंने छोड़ दिया था, नहीं चाहिए मेरा, फ्री कर दी किताबें। लेकिन इस समुदाय के जेल में पड़े लोगों को छुड़ाने के लिए टोल्स्टॉय ने जार से बात की, प्रार्थना की, चिट्ठी लिखी, लंदन टाइम्स में विरोध में लेख लिखवाए, खुद बार बार जार को चिट्ठियां लिखी, इनको जेल में क्यों खड़ा रखा आपने, इन्हें छोड़ दीजिए। तीसरी चिट्ठी पर जार ने ये तय किया कि हम छोड़ देंगे। 6000 लोग छोड़े गए। समय हो रहा है और मैं बहुत जल्दी खत्म करता हूं। तो टोल्स्टॉय ने रॉयल्टी नोबेल प्राइज जो मिलने जा रहा था, चिट्ठी आ गई, तो खुशी में उनका ये पैसा लूकाकोस समुदाय के लोगों को उसमें लगा दिया जाए। तो ये राजनीतिक मामला बना और नोबेल पुरस्कार जो होने जा रहा था रुक गया और फिर उन्हें नहीं मिला। और उन्होंने उन 6000 लोगों को कनाडा सरकार से बात की, जगह ली और अपनी राजनीति, अपना सब जो भी था बेच खर्च के 6000 लोगों को 3 जहाजों में भर के भेजा और अपने बेटे को भेजा कि जाके वहां उनको बसा दिया। तो टोल्स्टॉय दुनिया के सबसे बड़े लेखक तो हैं, ऐसी चीजें टोल्स्टॉय को दुनिया का सबसे बड़ा मनुष्य बनाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बलराम जी। हमारे बीच रंग संवाद के संपादक विनय उपाध्याय जी हैं। 6:30 से उन्हें एक दूसरे कार्यक्रम में हिस्सेदारी करने जाना है, सो मैं चाहूँगा कि विनय उपाध्याय जी अपने वक्तव्य रखें। माफी चाहता हूँ, कुणाल ने अगर कोई क्रम बनाया होगा तो उसका उल्लंघन संभवतः अगर हो रहा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन विश्व रंग की अन्य जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के क्रम में ये करना पड़ा, इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय से क्षमा चाहता हूँ। अभी जो मोहन सगोरिया ने और बलराम जी ने जो बातें विश्व रंग की विश्व दृष्टि और पत्रिकाओं के संदर्भ में आपसे साझा की हैं, और उसके साथ अगर मैं रंग संवाद के अपने तजुर्बे से, संवाद की तजुर्बे से जोड़कर अपनी बात कहना चाहूं, तो सबसे पहले तो विश्व रंग की अपनी दृष्टि क्या है, विश्व रंग की जमीन से उठा हुआ एक महोत्सव है, उसको ठीक से पहले देखने की जरूरत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि साहित्य और कलाओं के एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में परिकल्पित हुआ है और इसे एक निजी शिक्षा संस्थान ने परिकल्पित किया है। शिक्षा और संस्कृति के गठजोड़ को आज के समय में हमें ठीक से देखने की जरूरत है। और विश्व फलक पर जो आज देखा सोचा जा रहा है साहित्य और कलाओं के संदर्भों को लेकर, उसे भी अगर हम ठीक से देखें परखें तो ये तमाम जिन पत्रिकाओं को उसमें शामिल किया गया विमर्श में, तो देखिएगा कि साहित्य की पत्रिका के रूप में वनमाली कथा है, और उसके साथ मनोज श्रीवास्तव जी जो अक्षरा पत्रिका का संपादन करते हैं, विज्ञान और टेक्नोलॉजी की पत्रिका हमारी इलेक्ट्रॉनिक की जो 35 वर्षों से प्रकाशित होती आ रही है, और समकालीन भारतीय जो बलराम जी अब उसका संपादन कर रहे हैं। कुणाल जहां से चलकर दिल्ली से भोपाल आते हैं और ज्ञानोदय जैसी पत्रिका के इस पूरे संपादकीय प्रभार से अनुभव लेकर आते हैं। और यदि मैं रंग संवाद जो कि सांस्कृतिक ताने बाने के साथ निकलने वाली पत्रिका है, तो विश्व रंग की आवृत्ति में जो सारी की सारी चीजें शामिल होती हैं, उनके साथ कहीं न कहीं पत्रिकाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण हम देखते हैं। पत्रिकाएं दरअसल एक ऐसा स्थायी मंच है जो इन उत्सवों से इतर अपना काम लगातार करती रहती है और एक वैचारिक पर्यावरण का संचार करती है, एक मानस हमारा बनाती है, साहित्यिक सांस्कृतिक मानस। वो मानस
जो जाकर कहीं न कहीं बाद में विलीन होता है हमारे विश्व रंग जैसे महोत्सव में। तो इसे ठीक से देखने की जरूरत है कि विश्व रंग की अपनी जो विश्व दृष्टि है, ये संयोग है कि हमारी तमाम पत्र पत्रिकाएं उसके साथ लगातार अपना एक वैचारिक सहयोग करती हुई हमें दिखाई देती है। सांस्कृतिक पत्रिका यदि रंग संवाद की बात करें तो रंग संवाद साहित्य और कलाओं के बीच में एक परस्परता का संबंध हमारा क्या होता है, और उसके अंतर संबंधों से जो ऊष्मा बाहर निकलती है वो कहीं न कहीं जाकर हमारे भारतीय जीवन मूल्यों और मनुष्यता की बात करती है। और मनुष्यता की बात करती है तो उसे विश्व से अलग करके हम भला कैसे देख सकते हैं। इसलिए अगर मैं लगभग 1.5 दशक की रंग संवाद की यात्रा को देखता हूं तो मैं पाता हूं कि इन पन्नों पर हमने साहित्य से उठती आवाजों को तो रखा ही है, लेकिन कला की विभिन्न विधाओं के आसपास जो भी हमारा सृजन हो रहा है, उसके आसपास जो भी नवाचार और प्रयोग हो रहे हैं, और उसको लेकर जो एक आधुनिक विमर्श जो भी हमारे इन पूरे कला के परिसरों में दिखाई देता है, वो सारी की सारी चीजों को संबोधने का काम रंग संवाद पत्रिका ने किया है। और विश्व रंग की दृष्टि के साथ में हमारी रंग संवाद की दृष्टि भी मुझे बहुत गहरी उठती हुई या जुड़ती हुई दिखाई देती है। अभी इस बार जो हमारा अंक आया है विश्व रंग में विशेषांक के रूप में, वो है हमारा साक्षात्कार केंद्रित विशेषांक। इसके अगर आप पन्ने पलटेंगे तो आपको इसमें एक साहित्यकार से लेकर एक रंगकर्मी, एक नर्तक, एक संगीतकार, एक चित्रकार और एक फिल्मकार, ये तमाम हमारे अलग अलग विधाओं से जुड़े हुए हमारी विभूतियों के साक्षात्कार हैं। ये वो साक्षात्कार हैं जो पिछले लगभग 1.5 दशक में हमने रंग संवाद के पृष्ठों पर प्रकाशित किए थे। लेकिन विश्व रंग के इस मौके पर उसको प्रकाशित करना इसलिए समीचीन लगा हमें क्योंकि उसमें से जो आवाजें निकल कर आ रही है, जो संवाद प्रखर मुखर होकर निकल रहे, वो तमाम हमारी विश्व रंग की विश्व दृष्टि से मेल खाते हैं। मुझे आज ऐसा लगता है कि विश्व रंग जैसा महोत्सव इन पत्रिकाओं के साथ जोड़कर भी अगर अपनी इस आवाज को पुरस्कृत कर रहा है तो निश्चित रूप से इसमें पत्रिकाओं के पक्ष में भी विश्व रंग कहीं न कहीं काम कर रहा है, पत्रिकाओं की अहमियत को भी रेखांकित कर रहा है। और आज अगर तमाम जगहों पर अगर हम देख रहे हैं कि यदि हमारे हाथ में निराशा लगती है अखबारों की बात, तो आप सब जानते हैं कि वहां पर विचार के कितने कोने बाकी हैं, लेकिन उन तमाम विचार की छूटी हुई बलगाओं को थामने का काम हमारी पत्रिकाएं कर रही है। आखिर इसकी जरूरत क्या है कि हमारी एक वैश्विक दृष्टि एक पत्रिकाओं के साथ जुड़ती हुई हमें नजर आए और उसकी अहमियत लगातार समाज में बनी रहे, जिसको हम लघु पत्रिकाएं कहते हैं। मुझे याद है जब भारत भवन में मनोज श्रीवास्तव जी वहां के न्यासी सचिव थे, तब सर ने हमारी पूरी हिंदी पत्रिकाओं पर केंद्रित एक बड़ा कुंभ आयोजित किया था और उसमें तमाम साहित्यिक और सांस्कृतिक पत्रिकाओं का एक वृहद संवाद स्थापित किया था। और मुझे याद है कि उसमें लघु और बृहद और ऐसी पत्रिकाओं की भांग को दूर करते हुए इस बात की अहमियत रेखांकित हुई थी कि पत्रिकाएं कहीं से किसी भी तरह से काम कर रही हैं, दिया कोने में जलाया जाए या मंच पर जलाया जाए, अगरबत्ती कोने में जलाई जाए या देवता के सामने जलाई जाए, महत्वपूर्ण है कि वो कितनी सुगंध का परिवेश तैयार कर रही है। आज पत्रिकाओं के पास ही केवल एक यकीन बाकी है कि हम तमाम छूटे हुए सारे के सारे संवादों को छोड़कर उन पत्रिकाओं की आवृत्ति में देख पाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि सांस्कृतिक पत्रिका रंग संवाद का संपादन करते हुए इसके साथ हमारे भारत की प्रबुद्ध लेखक भी जुड़े, कलाकार भी जुड़े, और कलाकारों की जब बात करता हूं तो तमाम विधाओं के कलाकारों की बात कर रहा हूं। हमारे आज के समय और समाज की चिंताओं से कितने गहरे वाबस्ता हैं, वो तमाम प्रयोग सामने आते हैं जिनको लेकर हमारे कलाकार केवल भारत नहीं समंदर पार के मुल्कों तक जाते हैं। उमाकांत गुंदेचा की बातचीत अगर रंग संवाद के पृष्ठ पर प्रकाशित होती तो वो इस बात की तस्दीक करती है कि ध्रुपद सिर्फ और सिर्फ भारत की हमारी सुरीली संपदा नहीं है। वो बताते हैं कि जब हम अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं वहां पर किस तरह से ध्रुपद को हाथों हाथ लिया जाता है, कितने सारे शिष्य उनके जद में शामिल होते हैं और लगभग 6-8 महीने की यात्रा करके वो लौटते हैं वहां से। आखिर हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की ताकत क्या है? इस आवाज को रंग संवाद की उन पन्नों पर जब हम शाया करते हैं तो दृष्टि खुलती है कि भारतीय दृष्टि दरअसल वैश्विक दृष्टि है। इसी तरह से अगर हम रंगमंच की बात करें, हबीब तनवीर एक साक्षात्कार में कहते हैं कि जब वो एडिनबरा फेस्टिवल में गए चरणदास चोर को लेकर, और आप सब जानते हैं कि सिग्नेचर प्ले है उनका वो, और छत्तीसगढ़ी में है और पूरी नाचा विधा को उसको उन्होंने प्रतिष्ठित किया है।
एडिनबरा फेस्टिवल में जब उस चरणदास चूर्ण को लेकर जाते हैं हबीब तनवीर, वहां पर तमाम प्रविष्टियों में चरणदास चूर्ण अहम मतलब प्रथम पंक्ति में आता है, प्रथम विजेता के रूप में घोषित किया जाता है। अब आप ये देखिएगा कि हमारी इस पूरी की पूरी आंचलिक लोक कला में रचा बसा एक नाटक विश्व मंच पर जाकर वहां पर प्रथम विजेता घोषित किया जाता है। दरअसल ये एक वैश्विक दृष्टि हमारी, स्थानीय होकर भी हम वैश्विक हो सकते हैं। ये ताकत हमारे कलाओं के पास है, और जब इन आवाजों को हम अपनी पत्रिकाओं में रखते हैं तो वो हमारे तमाम पाठकों तक जाती है और समाज को ये बताती है कि हमारी वैश्विक दृष्टि स्थानीय होकर ही स्थापित हो सकती है। हमारी विश्व का जो आंचल है, हमारे विश्व की जो छतनार है, उसके नीचे खड़े होकर एक बार फिर हमारा ये यकीन पुख्ता होता है कि हमारी दृष्टि वैश्विक दृष्टि है, और वैश्विक दृष्टि स्थानीय होकर ही संभव है। हम सबको एक बार फिर ये जांचने की जरूरत है कि हम सब इन पत्रिकाओं और इन उत्सवों से गुजरते हुए एक बार फिर वहां पहुंचे जहां जड़ों में हमारी मनुष्यता और जीवन मूल्यों की संपदा छिपी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनय भाई। आपके समय जो है आपको अब दूसरे कार्यक्रम के लिए जब जाना हो आप जा सकते हैं। अब अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय मुकेश वर्मा जी को। वनमाली सृजनपीठ भोपाल के अध्यक्ष हैं आप, और विश्वरंग की जो तमाम पत्रिकाएं हैं उनमें अहम पत्रिका वनमाली कथा के प्रधान संपादक आप हैं। आप इस पत्रिका के बहाने विश्वरंग की विस्तृत दृष्टि पे मुकेश वर्मा जी को सुनें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय बलराम जी, कुणाल भाई, विनय भाई, मोहन भाई, दीपक पगारे जी, मित्रों, इस कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने यह कोशिश की थी कि जो हमारे देश की प्रमुख पत्रिकाएं हैं उनके संपादक इस कार्यक्रम में आए और वो बताएं कि किस तरह से वो अपनी पत्रिकाओं का संचालन किन ध्येयों और किन उद्देश्यों के लिए करते हैं और इसमें उनकी विश्व दृष्टि क्या है। तो बहुत संपादक इस बात को ठीक से समझ भी नहीं पाए, कुछ के पास समय नहीं था, कुछ आना नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ कहीं और व्यस्त रहे होंगे या कोई कहीं और व्यस्त नहीं भी होंगे, लेकिन नहीं आए। खैर, जो आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो नहीं आए उनका और भी अधिक धन्यवाद, क्योंकि इससे यह कार्यक्रम ज़्यादा बेहतरी से संचालित हो सका। मित्रों, विश्व रंग का जो दर्शन है वो विश्व दृष्टि पर ही टिका हुआ है, जैसा कि विनय भाई ने कहा, और हमारा जो एकाग्र उद्देश्य है वो यही है कि हमारी एक वैश्विक दृष्टि होनी चाहिए, और इसके लिए हम किस किस प्रकार के उपाय और उपक्रम करते हैं, उनमें पत्रिकाओं का प्रकाशन भी एक हमारा शस्त्र बनता है। तो जो हमारी विश्व दृष्टि है वो है साहित्य और संस्कृति, साहित्य और कलाओं की संस्कृति का गहरा और व्यापक विस्तार। एक विश्व संस्कृति बननी चाहिए। अलग अलग देशों के जो लोग हैं उनके भीतर अंततः यही मंतव्य है कि वे एक अमन और शांति की जिंदगी जिएं, मानवता के पक्ष में रहें और अपना, अपने परिवार, अपने प्रियजनों का विकास और विस्तार देखते रहें। युद्ध हमारे भीतर नहीं है, युद्ध की भावना भी हमारी कोई प्रिय भावना नहीं है। तो इस तरह से हमारी एक विश्व दृष्टि जो बनती है वो विश्व को एक करते हुए उसके भीतर एक अमन और शांति की भावना को विकसित करते हुए एक बात बनती है। और इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने ये कोशिश की है कि जो भी पत्रिकाएं चल रही हैं भारत में, उनमें कहीं ना कुछ कमी हम लोगों को लगती रही है, और इसीलिए संतोष चौबे ने अपने विश्वविद्यालय के माध्यम से कुछ पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू किया, जिसमें एक तकनीकी पत्रिका इलेक्ट्रॉनिक है जिसके बारे में आप जान चुके हैं, रंग संवाद के बारे में भी उन्होंने बताया।
विश्वरंग के बारे में मंडोई जी आपको शायद संभवतः आएंगे तो वो बताएंगे, लेकिन वो एक अपने किस्म की एक वैचारिक पत्रिका है। और जहाँ तक वनमाली कथा का सवाल है, हम लोगों का ये साफ मंतव्य है कि लोकतांत्रिक समावेशी मूल्यों को हम प्रधानता देते हैं। अब ये लोकतांत्रिक समावेशी मूल्य हमारे क्या है? ये कहा गया है कि हम इश्क के बंदे हैं, मजहब से नहीं वाकिफ, अगर काबा हुआ तो क्या, बुतखाना हुआ तो क्या। तो हमारा इश्क जो है वो साहित्य है। हम साहित्य को केंद्रितता में रखते हैं, उसको एकाग्रता में रखते हैं, उस पर कंसंट्रेशन करते हैं, और इस साहित्य के माध्यम से हम उस विश्व दृष्टि को पाना चाहते हैं या उसके साकार होने में अपना सहयोग सहायता देना चाहते हैं। इसीलिए वनमाली कथा किसी भी किस्म की विचारधारा के खिलाफ नहीं है, वो हर विचारधारा का स्वागत करती है। अगर वो परस्पर विचारधाराएं आपस में मतभेद रखती हैं, इससे हमको कोई मतलब नहीं। आप अपनी बात कहें, वो अपनी बात कहें, लेकिन केंद्र में साहित्य रहे। इसलिए जो भी मतांतर हैं वो आप अपने तय सीमित रखें, लेकिन जो साहित्य का क्षेत्र है इसमें हम हर लेखक की रचना का स्वागत करते हैं और बिना किसी पूरक ग्रह के या बिना किसी पक्षपात के हम उसको छापते हैं। तो अगर आप वनमाली कथा आपने देखी होगी तो आप देखेंगे कि वो केवल उस तरह की एक स्थानीय किस्म की पत्रिका नहीं है, या केवल भारत को लेकर के रची बसी गई पत्रिका नहीं है। उसमें हम लोग हर बार एक विदेशी कहानी का अनुवाद देते हैं। अपने जो हमारे मित्र हैं, जो प्रवासी भारतीय हैं, जो भारत से गए हुए अन्य देशों में बस रहे हैं, जिनके भीतर भारत बस रहा है, तो उनकी भी, उन लेखकों की भी हम लोग एक कहानी लेते हैं। हम लोगों ने पिछले अंकों में हंसादीप वगैरह की कहानी प्रकाशित की। इसके साथ साथ हम लोग भारतीय भाषाओं की भी एक कहानी लेते हैं, मराठी हो, बांग्ला हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, तो इनके एक एक अनुवाद हम लोग वो भी लेते हैं। और एक युवा लेखक की भी कहानी लेते हैं, ताकि उस तरह का जो हमारा नया वर्ग जो आ रहा है, जो नए लोग आ रहे हैं, वो भी इस पत्रिका में जगह पा सके। अभी अभी जो हम लोगों ने नवलेखन अंक निकाला संयुक्त, वो शुद्ध रूप से युवाओं के लिए है, जिसमें करीब 25 युवा लेखकों को की कहानियों को हम लोगों ने बहुत सारी करीब 500 शुद्धि कहानियां, उनमें से हम लोगों ने 25 कहानियां छांटी और उनको फिर नवलेखन अंक में जगह दी। हम लोग कोशिश करेंगे कि लगातार हम इस तरह के अंक तैयार करते रहें। तो इनके बरक्स फिर हम हिंदी की मौलिक कहानियों को भी रखते हैं कि वो भी देखें कि उनके समाज का, उनके समय का, उनके देश काल का क्या ऐसा असर हो रहा है। तो हमारे लिए विश्व दृष्टि का जो रूपांतरण है, वही हमारी पत्रिका की बुनियाद में है। अब आप कहेंगे वनमाली कथा का संचालन किस तरह से हो रहा है मित्रों? तो ये मैं और कुणाल सिंह करते हैं और पति पत्नी की तरह करते हैं। जैसे कि पत्नी घर का पूरा काम संभालती है और पति बाहर का, पत्नी घर में साफ सफाई है, सब पूरा काम करती है, और पति बाहर बिजली के बिल चुकाता है, पड़ोसियों से लड़ाई लड़ता है, ये सब काम करता रहता है। तो उसी तरह से मैं और कुणाल हम लोग दोनों मिलकर के काम करते हैं, और जितनी अच्छी पत्रिका ये निकल रही है, इसका बहुत कुछ श्रेय कुणाल को है, क्योंकि आप जानते हैं कि घर अच्छा पत्नी ही रख सकती है, पति का काम तो आप बधाई दीजिएगा। और एक बात और है कि मुझमें और कुणाल में कभी आपस में मतभेद या लड़ाई नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि एक तो कुणाल सिंह होती इसलिए नहीं होती कि कुणाल सिंह अपने काम में बहुत मशगूल रहते हैं और मुझको लड़ने का मौका नहीं मिलता। तो इस तरह से एक संतुलित जीवन हम लोगों का चल रहा है।
और इसी कारण पत्रिका का भी बहुत अच्छा समय चल रहा है और बहुत अच्छी तरह से पत्रिका निकल रही है। एक बहुत कम समय में हमने इसकी 4000 प्रतियां प्रति माह छापते हैं और कोई पत्रिका मुझे बता दे जो इतने कम समय में इस हद तक पहुंच पाई हो। तो मित्रों, आपका ये जो सहयोग है वो इसलिए है क्योंकि हम लोगों की जो विश्व दृष्टि है उसमें ये पत्रिका जिस तरह से साथ चल रही है उसके साथ साथ आप भी हमारे साथ चल रहे हैं। मैं अंत में बलराम जी का बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने बताया कि गांधी जी को और टॉल्स्टॉय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, तो मुझे इस बात से बहुत तसल्ली हुई क्योंकि कहा गया है कि दिल खुश हुआ है मस्जिदे वीरान देखकर, तो अच्छा है उनको नहीं मिला तो फिर तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय मुकेश वर्मा जी के निर्देशन में काम करना वाकई सौभाग्य की बात है। और हालांकि ये श्रेय जो है उस तरह से कह रहे हैं कि इधर बाहर का और भीतर का, पत्रिका इनकी ब्रेन चाइल्ड है और ये पति की भूमिका कम बाप की भूमिका में ज्यादा है। इस बात का ये है कि पति पत्नियों में जो झगड़ा हो, अब क्या कहें, भाभी भी यहीं बैठी हुई है। तो अब मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए मनोज श्रीवास्तव जी को आग्रह करूंगा उनसे। अक्षरा पत्रिका का कायाकल्प इन्होंने किया है जब से प्रधान संपादक हुए, और हमें बड़ा अफसोस हुआ मनोज श्रीवास्तव जी जब उसके प्रधान संपादक हुए, क्योंकि पड़ोस में कंप्यूटर कौन बर्दाश्त करता है। आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी। मुकेश वर्मा जी, कुणाल, बलराम जी, मोहन सगुरिया जी, सभी उपस्थित साथियों, सबसे पहले तो मैं जो वाकई कंपटीशन नहीं है, ये सारी पत्रिकाएं जो हैं ये मैं कहता हूँ कि पब्लिक गुड है। और पब्लिक गुड की परिभाषा ये होती है कि जिसको यदि एक उपयोग करे तो दूसरे का उपयोग किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा। जैसे हवा, आप हम सब सांस ले रहे हैं और कोई प्रतिद्वंदिता नहीं, तो ये जो है उसी तरह की प्राणवायु जो RMGU जो है उसकी ये जो चारों पब्लिकेशंस हैं, उसके अलावा भी मैं जब भी उनके कार्यक्रमों में गया हूँ इस विश्वविद्यालय के, तो मैंने हमेशा देखा है कि ढेर सारी पुस्तकें जो है पब्लिश होती हैं। तो इसलिए जो है मैं इसका विशेष रूप से बात हूँ, क्योंकि भारत में मैंने देखा एकेडमिक पब्लिशिंग बहुत ही कम है, जबकि वो किसी भी तरह शैक्षणिक प्रकल्प का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। यानी आप यूं देखें कि पश्चिमी दुनिया में ले लें हम, वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो वहां पर जो 12 बड़े जो कॉरपोरेशंस हैं, एकेडमिक पब्लिशिंग के कॉरपोरेशंस, उनकी एक साल की आय जो है वो $65 बिलियन। और अकेले अमेरिका को यदि आप ले लें तो उस अमेरिका में जो पीरियडिकल्स का मार्केट है, पत्रिकाओं का जो बाजार है, उस बाजार का 53% हिस्सा जो है वो एकेडमिक पब्लिशिंग है। उसकी तुलना में भारत को जब भी देखो, विश्व दृष्टि की बात कर रहे हैं ना, मैंने कहा इस बार उल्टा है तो दूसरों की नजरिया से अपने को देखें कि वो क्या है, वो कहाँ है और हम कहाँ हैं, और तभी हम लोगों को भी कोई पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो विश्वविद्यालय है जो काम कर रहा वो बहुत ही महत्व का काम। ये चारों पत्रिकाएं जो हैं इलेक्ट्रॉनिकी, जैसे मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि आजकल के संसार में जो पत्रिकाओं का जो संघर्ष है, वो संघर्ष कुछ और जटिलताओं से भर गया। यानी ये तो है ही कि हमें जो है वो पुरानी जो कमर्शियल पब्लिशिंग होती थी, वो उसकी तो अदक्षताएं थी ही, लेकिन जो है आधुनिक समय ने अपनी कुछ और चुनौती भी पेश की। आज हम एक तरह की ई रिवॉल्यूशन में, ई क्रांति में,
और उस ई क्रांति में मैं देखता हूँ कि लोगों के पास पढ़ने के लिए इतना कुछ फ्री उपलब्ध है। आपके देखें तो विकिपीडिया है, फ्री उपलब्ध। आप देखें गूगल सर्च है, फ्री है। और बहुत से ऐसे जर्नल्स हैं, जो बहुत से ऐसी पत्रिकाएं हैं जो आप ऑनलाइन जो है फ्री एक्सेस में है, पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ता रहता हूँ कई पत्रिकाएं इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय। तो इतना जब मुफ्त उपलब्ध है तो मैं कभी कभी सोचता हूँ मेरी अक्षरा तो 50 रुपए की है, वो भी लोगों को ज्यादा पढ़ती होगी। लेकिन आप सभी लोगों से इस मौके का लाभ उठा के मैं कह दूं कि अक्षरा के सदस्य बनिए क्योंकि ये पत्रिका पूरी तरह से जो है आप ही लोगों के योग पर चलती है और कोई इसका स्रोत नहीं है। कोई सांस्थानिक सपोर्ट भी उस तरह का नहीं है जिस तरह की। और इस अर्थ में अक्षरा जो है उन बहुत सी अन्य पत्रिकाओं का प्रतिनिधित्व करती है जिनको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है, जो पाठकों के ही सहयोग से चलती है। न केवल आप उसके सदस्य बनिए बल्कि जो है आप उसमें रचनाओं को जो है कंट्रीब्यूट भी करें। तो मैंने अपना काम जो है यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में अपने पद का दुरुपयोग कर दिया। लेकिन जो बात है वो बात यह है कि मैं जिस संकट को अभी देखता हूँ अक्षरा के संपादक के रूप में,